सबको नमस्कार। समय थोड़ा बदला गया है, 4 की जगह 5। हो सकता है कुछ असुविधा आप लोगों को हो रही हो, लेकिन नवीन जोशी जी की ड्यूटी 4 साढ़े 4 बजे तक रहती है। 5 बजे वो घर में वापस आते हैं, पौने 5 बजे। उनकी वजह से, क्योंकि एक दिन जूम में प्रस्तुत करना है, एक दिन ऐसे ही जो हम डेली प्रस्तुत करते हैं वैसा करना है, इसलिए उनका आग्रह था कि 5 बजे से कर दिया जाए। तो अब जो है डेली 5 बजे आपसे मुलाकात हुआ करेगी। आज शोथ रोग के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न थे आपके, उनका उत्तर देना उचित होगा। डॉक्टर सुब्रतो कुमार दास, इन्होंने मल्टीपल मायोलामा के बारे में जानना चाहा है, ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहा है। मल्टीपल मायोलोमा इज़ अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल का कैंसर है। द प्लाज्मा सेल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में जो रक्त की उत्पत्ति होती है, WC बनते हैं, उन्हीं में ये तकलीफ होती है। A group of plasma cells become cancerous. It can damage the bones, immune system, kidney और RBC count। तो निश्चित रूप से बहुत सावधानी से इसका इलाज करना चाहिए। चूँकि ये मज्जागत व्याधि है, बोन मैरो की व्याधि है, तो जैसा आप जानते हैं बोन मैरो के लिए तिक्त औषधियाँ बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो इसमें तिक्त क्षीर वस्ती, जो पंचतिक्त है ना, आपको मालूम ही है। मुस्त, परपट, कोशीर, चंदोदीच, नागरी है, ये जो 5 प्रकार की तिक्त औषधियाँ हैं, इनसे सिद्ध क्षीर प्राप्त कर ले। इनका काढ़ा बना लें, 400 ml, 200 ml दूध डाल करके धीरे धीरे पकाएं, 200 ml शेष रह जाए, क्षीर सिद्ध बचे, तब इसमें पंचतिक्त घृत 50 ml, शहद 50 ml और सेंधो 5 ग्राम मिला करके बस्ती दें। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एक योग मेरा है जो कि मैं सिकल सेल एनीमिया में ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। वो भी बोन मैरो की व्याधि है। उसमें RBC हंसिए के आकार के हो जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में। तो हमने त्रिदोषज पांडु या हलीमक का चिकित्सा सिद्धांत इसमें अप्लाई करते हैं। गुरुचि सुरस क्षीर शाहितम महिषम घृतम सापिवे त्रिवताम स्निग्धो रसन आमलकस्तु विरक्तो मधुर प्राय भजेत पित्ताय लाभम। माहिष यानी भैंस के घी को गुरुचि सुरस में सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का तरीका ये है, 1 भाग घृत और 4 भाग गुरुचि सुरस और इतना ही दुग्ध, 4 भाग। धीरे धीरे पकाएं, जब घृत शेष रह जाए तब तक पकाएं। ये बहुत ही उपयोगी मज्जागत जितनी व्याधियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और ये मल्टीपल मायोलोमा, इन सब में बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। मैंने मायोलोमा पे तो काम नहीं किया, लेकिन सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया पे बहुत काम किया है। इसका 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम सेवन कराएं। उसके पहले त्रिव्रत से और आंवला सुरस से विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद ये औषधियों का सेवन कराएं। और अगर ताज़ा गिलोय सत्व मिले तो गिलोय सुरस ताज़ा मिले, या गिलोय की डंठी जो स्टेम है वही प्रयोग में लगता है, तो लगभग 6 अंगुल लंबी स्टेम काट लें और उसको बारीक कूट करके और उसका रस निकालें। 1 चम्मच सुबह शाम को दोनों टाइम शहद के साथ सेवन कराएं, तो ये बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा है। इसके अलावा स्वर्णसूत शेखर रस, शुद्ध काशी स्वर्णसूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, शुद्ध काशी 250 मिलीग्राम और मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ऐसे दिन में 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं
तो निश्चित रूप से इसमें पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर राशिकर ने उनका 5 साल का कोई पेशेंट है, फीमेल है, पैरों पंजों में वेदना होती है, तो पहले ये पता लगाएं कि हस्तपाद में वेदना क्यों हो रही है। डायबिटीज़ है क्या, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है क्या, या श्रम की वजह से होता है, काम करके आता है तब हस्तपाद में दर्द होता है, या जॉइंट्स में भी होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात जैसा तो नहीं है। ये सब डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन इसमें निश्चित रूप से आप दशमूल तैल से अभ्यंग कराएं और पत्रपिंड श्वेत कराएं। पत्रपिंड श्वेत में निश्चित रूप से फायदा होगा। कल जो व्याख्यान पीपीटी के माध्यम से होगा वो ये सब में जो पत्रपिंड श्वेत, सष्टिकशाली श्वेत, कटिबस्ती, हृदयबस्ती, शिरोधारा, कर्णपूर्णन, नस्यकर्म, ये सब के बारे में प्रात्यक्षिक प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ताकि आप, मैं बोलूँ कि पत्रपिंड श्वेत कराना है तो आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से पत्ते लेना है, कैसे बनाना है। तो ये कल हम पंचकर्म के अंतर्गत चर्चा करेंगे पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से 5 बजे सायं। डॉक्टर जसविंदर शोरगिल, डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, 8 साल का बच्चा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो क्या ट्रीटमेंट है। ये एक प्रकार की इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिसीज है। इसमें टिपिकली इन द बॉयज़, बच्चों में ये रोग ज़्यादा होता है टिपिकली, और इसके सिम्टम्स होते हैं अचानक गिर जाना, उठने में बड़ी तकलीफ़ होती है, दौड़ने में तकलीफ़, और गेट, वेडलिंग गेट होते हैं ना, फेस्टिलियन गेट, वेडलिंग गेट, स्पास्टिक गेट, तो इसमें वेडलिंग गेट, जैसे जिसको डक गेट भी बोलते हैं, उस प्रकार इसकी चाल हो जाती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो जाती है, और धीरे धीरे धातु क्षय होता जाता है, मांस क्षय होता जाता है, फिर रोगी पूर्णतः बिस्तर में आ जाता है, वो चल नहीं पाता है। और प्रारंभिक अवस्था में जब ये पैदा होता है, ये बीमारी होती है, तो उठने की एक प्रक्रिया है। पहले वो हाथ रखेगा, फिर दूसरा हाथ रखेगा, फिर धीरे धीरे उठेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है। निश्चित है मांसगत व्याधि है, क्षयजन्य व्याधि है, लोअर मोटर न्यूरॉन की डिसऑर्डर है, तो इसमें निश्चित रूप से ब्रह्मण चिकित्सा ही लाभप्रद होगी। इसके लिए सष्टिकशाली श्वेत, तिलमांसपिंड श्वेत, जो मैं कल बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं, इनका प्रयोग करें, लेकिन पहले अभ्यंग कराएं। अश्वगंधा बला तैल से अभ्यंग करने के बाद यह प्रक्रिया करें। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, इनका उद्वर्तन भी किया जाता है। थोड़ा से घृत मिला के और उद्वर्तन करें, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। औषधि योगों में योगेंद्रस 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पल्सी न्यूरॉन का भी 2 कैप्सूल आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। और इसमें शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, बच्चा है तो 250 मिलीग्राम दूध में मिला के दोनों टाइम पिलाना है। अश्वगंधा और केवांच बीज का लगातार सेवन कराएं, 5-5 ग्राम दिन में 2 बार। तो प्रारंभिक अवस्था में यदि रोगी आ जाता है तो निश्चित रूप से आप उसको लाभ दे सकते हैं। ठीक होने की गारंटी मत करें, लेकिन पेशेंट को लाभ होगा, ये निश्चित है। डॉक्टर उषा तभानी, इन्होंने, कोई पेशेंट है उनका एनस प्रोलैप्स होता है, फर्स्ट स्टेज है, तो प्रोलैप्स ऑफ एनस में क्या करना चाहिए। तो कारण को पता लगाएं, क्यों प्रोलैप्स हो रहा है। मुख्य कारण तो होता है कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट निरंतर प्रेशर करता है और इसकी वजह से प्रोलैप्स की पैदा होती है। और कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो एनस की मसल्स हैं वो ही कमज़ोर होती हैं और इस वजह से एनस प्रोलैप्स
होता है। ऐसी अवस्था में स्तंभक द्रव्य या स्तंभक तैल जैसे काशीस तैल, जात्यादि तैल, चांगेरी घृत, मूसक घृत या मूसक तैल, इनकी डूसिंग रात को करना चाहिए प्रतिदिन। तो इससे रोगी को निश्चित आराम प्राप्त होता है। साथ में जैसा मैंने बताया, बेबंद की चिकित्सा एरंड भ्रष्ट हरित की रात को आधा चम्मच डेली, या कैस्टर ऑयल 20 ml डेली प्रातःकाल खाली पेट में दुग्ध के साथ सेवन कराएं, तो निश्चित रूप से इसमें आराम प्राप्त होगा। धीरज कुमार जी ने फोटोफोबिया के बारे में जानना चाहा है। जैसे नाम से स्पष्ट है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी होता है। लाइट दिखी और तुरंत आंख बंद कर लेता है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। इट मे बी ड्यू टू मेनिंजाइटिस आल्सो। मेनिंजाइटिस की अवस्था में भी फोटोफोबिया पाया जाता है। डिटैच्ड रेटिना, कॉन्टेक्टलेस इरिटेशन, इनमें भी फोटोफोबिया पाया जाता है। तो निश्चित रूप से नेत्रगत व्याधि है, तो इसमें नेत्र तर्पण आपको कराना है। त्रिफला घृत से कराएं या मुलैठी से सिद्धित तैल के द्वारा आप अक्षि तर्पण कराएं। धारण कम से कम 40 मिनट, ब्लिंकिंग जरूर कराएं। जब तैल भर जाए आंखों में, चारों तरफ उड़द दाल का घेरा बनाना है जैसा आपको मालूम है। पुनः पुनः हल्का हल्का गर्म करके सुखोष्ण रहना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। लेकिन सावधानी ये बरतें कि एक बार जो स्नेह प्रयोग किया वो दोबारा आपको नहीं करना चाहिए। वो स्नेह आप अभ्यंग में ले आइए, पेशेंट का अभ्यंग कर दीजिए, लेकिन अक्षि तर्पण में हमेशा नया, और ये ध्यान रहे कि संक्रामक न हो, बहुत दिन का न हो। प्रयास तो ये करें कि आप स्वयं घृत का निर्माण करें, तो आपको रिजल्ट्स और अच्छे ज़्यादा मिलेंगे। डॉक्टर विष्णु हारित जी ने पॉलीसिस्टीमिया के बारे में जानना चाहा है। पॉलीसिस्टीमिया वर इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये भी एक ब्लड कैंसर है। इट्स काजेज योर बोन मैरो टू मेक टू मैनी आरबीसी। इसमें आरबीसी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बनती है। दीज एक्सेस सेल थिकन द ब्लड फ्लो, ब्लड को मोटा कर देती है, गाढ़ा कर देती है, जिसके कारण फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो ढंग से नहीं हो पाता, और इसकी वजह से कभी कभी वेन्स या आर्टरी के अंदर क्लॉट्स भी हो जाते हैं। ये भी असाध्य व्याधियों के अंतर्गत है। इसमें भी वही ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो गुड़ूची से सिद्ध माहिस घृत का 1-1 चम्मच सुबह शाम का सेवन करें। उसके पहले त्रिव्रत और आमल की सुरस से विरेचन कराएं, और उसके बाद ये योग देवें। इसमें भी स्वर्ण शेखर रस 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता पुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 मात्राएं कम से कम चमन प्रयास के साथ सेवन कराएं। अगर गिलोय सुरस मिले तो गिलोय सुरस 1 चम्मच 1 चम्मच शहद मिला करके दोनों टाइम इसको सेवन कराएं। इसमें निश्चित रूप से रोगी को लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर अरविंद वर्मा जी ने खालित्य पालित्य पर नस्य कर्म कौन सा कराना चाहिए पूछा है। खालित्य पालित्य में इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य कर्म कराएं। इसमें शोधन नस्य देने की आवश्यकता नहीं है। 4-4 बूंद दिन में 2 बार नस्य कर्म कराएं। साथ में मैंने एक मस्तिष्क की चिकित्सा बताई थी। आंवला करीब आधा किलो ले लें, तक्र में इसको पका लें, और फिर कपड़े से छान करके जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं वैसा कल्क प्राप्त कर लें, और बालों को छोटा करके 1.5 अंगुल मोटा लेप
सिरा प्रदेश में लगाना चाहिए। 1 घंटा धारण करें। उसके पश्चात फिर चमेली का तेल, ब्राह्मी आंवला, ऐसे तेल जो पोषणकारी हो उनका प्रयोग करें और नस्यकर्म का प्रयोग करें। औषधियों में नवाइस लौह, प्रवाल पिष्टी और गिलोय सत्व। नवाइस लौह 250, प्रवाल पिष्टी 250 और गिलोय सत्व 250। ऐसी ये एक मात्रा है जिनमें 3 बार च्यवनप्राश या ब्राह्मी रसायन के साथ, ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा एक योग बताया था मैंने, शायद ध्यान हो आपको, मुलैठी और काला तिल। मुलैठी चूर्ण और काला तिल बराबर मात्रा में लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं। ये भी खालित पालित के लिए बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा है। अभिनव सिंह, इन्होंने पूछा है कि पांडुरोग की चिकित्सा सिद्धांत में स्निग्ध शब्द आता है, उसको क्या समझें। तत्र पांडवामयी स्निग्धस तीक्ष्णी, स्निग्धस तीक्ष्णी है, ऊर्ध्व अनुलोमयी है, यहाँ स्निग्ध शब्द आया है। इसका मतलब है कि आभ्यंतर स्नेहपान और स्वेदन करने के बाद ही वमन अथवा विरेचन आपको कराना है। तो यहाँ स्निग्ध का मतलब आभ्यंतर स्नेहपान और स्वेदन दोनों का अंतर्भाव है, क्योंकि स्वेदन शब्द भी नहीं दिया हुआ है। पर यह बात जरूर है, क्योंकि पांडुरोग और कामला दोषाः पित्त प्रधानास्तु यश को पित्त धातुषु, ये पित्त प्रधान दोष है, पित्त प्रधान रोग है। इसलिए वहाँ मृदु स्वेदन करना है, क्योंकि पित्त का गुण है सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम चा, द्रवमलम सर्वम को पहले से ही द्रव है, इसलिए वहाँ पर मृदु स्वेद का उल्लेख है। जैसे अवगाह है, परिषेक है, ऐसे मृदु स्वेद करना चाहिए। इसलिए संभवतः अलग से स्वेद शब्द नहीं है, लेकिन स्निग्ध का तात्पर्य तो आभ्यंतर स्नेहपान ही है। ये बात अलग है कि इसमें सम्यक स्नेह के लक्षण जल्द प्राप्त होंगे, क्योंकि पित्त का प्रकोप है, तो सम्यक स्नेह के लक्षण आपको 3 दिन 4 दिन में मिल सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। ईशा सूरी ने धान्याम्ल से क्या समझें ये पूछ रहे हैं। नहीं, धान्याम्ल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि धान्याम्ल से मैंने बताया था कि सर्वांग धारा की जा सकती है और अनेक प्रकार से भी इसका प्रयोग है। तो 1 भाग चावल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 1 किलो चावल लिया, उसको पकाया। अब जितना चावल हो उसका तिगुना पानी उसमें मिला करके कपड़े से बांध दें और 1 हफ्ता कम से कम उसको रखें। 1 हफ्ते के अंदर ये जो खट्टा हो जाएगा और धान्याम्ल का निर्माण होगा। तो आवश्यकता अनुसार चावल और पानी तिगुना लेकर के इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये खास तौर से पक्षाघात, पैरालिसिस में सर्वांग धारा के रूप में अति उपयोगी चिकित्सा है। विशाल चतुर्वेदी, डॉक्टर विशाल जी ने सियाटिका के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। सियाटिका पर पूरा एक व्याख्यान हुआ था, अगर उसको ग्रहण कर लें डॉक्टर नवीन जी से तो अच्छा है। फिर भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका है अंतराम कंडराम गुल्फम शराबस्ती अग्निकर्मयोचा। अंतराम कंडराम गुल्फम, गुल्फ संधि के पास जो भी आपको भेंस मिले उससे रक्त मोक्षण करना चाहिए। वस्ती चिकित्सा, अंतराम कंडराम गुल्फम शराबस्ती अग्निकर्मयोचा, अग्निकर्म L4 L5 के आसपास अग्निकर्म करने से भी फायदा होता है। प्रैक्टिकली हम लोग कटिवस्ती सहचर तेल या दशमूल तेल से कराते हैं। कल कटिवस्ती के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। कटिवस्ती के बाद फॉलोड बाई पत्रपिंड श्वेत। पत्रपिंड श्वेत करने से भी बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा वस्ती में एरंडमूल आदि वस्ती या बृहद पंचमूल वस्ती का सेवन इसमें कराना चाहिए। इसमें कालवस्ती क्रम दें, ज़्यादा अच्छा है। अनुवासन के रूप में दशमूल तेल या सहचर तेल 30 ml से 60 ml
2 अनुवासन प्रारंभ में, फिर आस्थापन अनुवासन क्रमशः 6 दूनी 12, एक पहले आपने दिया अनुवासन 13 और लास्ट में 3, तो इस तरीके से 16 वस्तुओं का कोर्स इसमें दें। लेकिन कटिवस्ती और पत्र पिंड श्वेत, इससे पेशेंट को लाभ प्राप्त होता है। औषधि योगों में पारिजातक पत्र, जिसको हर श्रृंगार बोलते हैं, इसके 10 से 15 पत्ते लेकर के साफ करें, यौकुट करें और इसे काढ़ा बना करके 100 ml काढ़ा बनाएं और त्रिकट चूर्ण करीब आधा चम्मच डाल दें। इसको सुबह और शाम खाली पेट सेवन करें। इसी के सेवन से आप देखेंगे कि 20-21 दिन के अंदर सियाटिका में बहुत आशातीत लाभ प्राप्त होता है। औषधि योगों में एकांग रस, महावात विध्वंसन, आम वातारी रस, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। गोलियों में महायोगराज गुल, टैबलेट नियो का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके कुछ उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा आप सेटिस्फाइड होंगे। इस कार्यक्रम को निरंतर देख रहे हैं डॉक्टर सुनील रातूरी जी, नवीन जी, नीतू अग्रवाल, विजय जाधव जी, उत्कर्ष वर्मा, ऋषि गर्ग, गिरि प्रसाद जी, महेश नारायण, हिमानी, राजकुमार जी, विकास चौधरी, विपिन चंद्र जी, नीरज कश्यप, कमलेश विश्वास, मधु अरोरा, लीलाधर साहू, भूक्या रवि, मुकेश जी, पवन जोगी जी, मोकम्बिका के, शिल्पा पालस्कर, नीतू सिंह, अरुणा वर्मा, भावना सिन्हा, प्रभा गर्ग, आदित्य त्रिपाठी, नीरज कश्यप, संगीता, मृत्युंजय तिवारी और बलजीत कौर, इन सबको मेरा साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कुछ नाम और हैं: निवेदिता सिंह, नीतू अग्रवाल, KN गांगवार, बन्ना पाठक जी, रीना शर्मा, योगेश महाजन, अरुण शर्मा, विनय मित्तल, सायना डिमरी और विजय यदु। तो ये इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब आइए शोथ रोग पर थोड़ा सा विचार करते हैं। शोथ रोग आयुर्वेद के अनुसार से यह स्वतंत्र व्याधि है। इसका वर्णन लगभग सभी बृहत्तरी लघुत्तरी में प्राप्त होता है और अनेक रोगों के कारण स्वरूप भी होता है। अनेक रोग के कारण स्वरूप लक्षण के रूप में भी ये पाया जाता है। जिस अवस्था में दोष त्वचा व मांस का आश्रय ग्रहण कर उभार उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन इसमें पाक की प्रकृति नहीं होती, इसमें पाक नहीं होता। ये शोथ रोग में जो आयुर्वेद में वर्णित है उसमें पाक नहीं होता, लेकिन इसके विपरीत जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें दाह, उष्णता, पाक भी होता है। यही अंतर शोथ और इन्फ्लेमेशन में विशेष रूप से है। निदानों में देखें तो पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग, संसर्जन कर्म ठीक से नहीं करना, व्याधियों के उपद्रव स्वरूप अति गुरु, अम्ल, लवण भोज्य पदार्थ का सेवन करना, मिट्टी खाने की आदत, मर्मघात, वेग विधारण, कुष्ठ, कंडू, इनके कारण भी शोथ उत्पन्न होता है। आगंतुक कारणों में आघात, वेग विधारण, कुष्ठ, कंडू, इसके अलावा केवांच बीज या भल्लातक से स्पर्श, विषैले प्राणियों का स्वेद, मलमूत्र का स्पर्श करना, विषजन्य वायु और अग्नि के कारण शोथ की उत्पत्ति हो सकती है। अब आधुनिक कारण देखें किस वजह से शोथ हो सकता है, तो फाइलेरिया, मेटास्टेटिक ग्रोथ, स्प्रेन, फ्रैक्चर, सेल्यूलाइटिस, वाइल्स, गाउट, कार्बंकल, वीनस थ्रोम्बोसिस, वेरिकोस वेन्स, इनमें
शोथ अक्सर देखा गया है। आयुर्वेदिक संप्राप्ति देखें तो उपरोक्त निदानों का सेवन, इन निदानों से वायु का प्रकोप, यह वायु बाह्य शराओं में जाकर कफ, रक्त व पित्त को दूषित कर देता है। दूषित तथा मात्रा से अधिक कफ, रक्त, पित्त वायु के मार्ग को रोक देते हैं। तब रुकी वायु विसर्पण कर उत्सेद को प्राप्त होता है, उसमें सूजन की उत्पत्ति होती है। ये इसकी संप्राप्ति है। भेदों में इसके दोषानुसार 7 भेद है। निज शोथ के अंतर्गत सर्वांग श्वेत, एकांग श्वेत, अधरांग श्वेत ऐसा भी वर्णन है। पूर्व रूप के रूप में ऊष्मा, दाह, तनाव, उत्सेद और अंग गौरव, ये पूर्व रूप के रूप में लक्षण पैदा होते हैं। और इसके समान लक्षण हैं शोथ के गौरवता, शोथ की अस्थिरता, उत्सेद हो जाना, ऊष्मा, शिराओं का पतलापन, लोमहर्ष और अंग विवरणता, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। वाह्या शिरा प्राप्य दा कफा सर्क पित्तानि संदुष्टि वायु तय बद्ध मार्गा सातदा विसर्पत्य लिंगम श्वेतम करतु उराह स्थित ऊर्ध्वम अधस्तु वायु स्थान स्थित मध्यगत मध्य सर्वांगगा सर्वांगत कुचित स्थित दोष ही कुचित स्यात् श्वेतम तथा क्या ऊष्मा तथा स्यादवथु शिराणाम आयाम इत्योच पूर्वम सगौरवम स्याद अनवस्थितम सोसेद ऊष्माद सरातनोत्तम सलोम हर्ष अंग विवरणता जा समान लिंगम श्वेतम करती। इस श्लोक में सारी बातें आ गई। कितने भेद होते हैं, पूर्व रूप के लक्षण क्या है और लक्षण क्या है। अब आप ये कैसे समझेंगे कि वातिक शोथ है कि पैत्तिक है, कफिज है। तो मैं दो लक्षण आपको बताना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि वातिक शोथ है, ये पैत्तिक है, कफज है। वातिक शोथ में घटने बढ़ने वाला सूजन होता है। दबाने पर गड्ढा पड़ता है लेकिन तुरंत ऊपर उठ जाता है और ये दिवावली होता है। दिन में इसकी सूजन ज़्यादा प्राप्त होती है। पैत्तिक शोथ होता है, उसमें दाह मध्य शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होता है, ज्वर, नेत्र रक्तवर्ण के हो जाते हैं, पित्त के लक्षण मिलते हैं। और कफज शोथ में दबाने पर दबता तो है लेकिन देरी से उठता है। ये अंतर है वातज और पित्तज में। वातज शोथ आप दबाएंगे तत्काल उठ जाएगा, लेकिन अगर कफज होगा तो धीरे धीरे ऊपर उठता है। और रात्रि बली, रात्रि में सूजन बढ़ता है। प्रातःकाल आप देखेंगे तो आपके पैरों में सूजन होगी, तो समझ लीजिए कफज है। आइए साध्य में विचार कर लें। साध्य कौन से हैं? तो उपद्रव रहित, एक दोषज और बलवान व्यक्ति में शोथ हो तो वो साध्य है। यदि मध्य भाग में शोथ हो और सर्व शरीरगत शोथ हो तो कृच्छ साध्य है। असाध्य के लक्षणों में बालक, वृद्ध, मर्मस्थान, अति स्थूल आदि लक्षण प्राप्त हो और उपद्रव मिले, उपद्रव युक्त, जैसे पाद शोभ के साथ अतिसार हो, ज्वर हो, पिपासा हो, अरुचि हो, तो निश्चित रूप से ये असाध्य की श्रेणी में आता है। क्योंकि शोथ रोग में मूत्रल और डायूरेटिक और मोशन लाने के लिए दवाई देते हैं, लेकिन वो अतिसार यदि है और शोथ भी है तो असाध्य की श्रेणी में है। उपद्रव के रूप में छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार, दुर्बलता, हिक्का और कास आदि उपद्रव के स्वरूप शोथ रोग में पाए जा सकते हैं। अब आइए चिकित्सा देखें तो निश्चित रूप से आम पाचन करें, दीपन पाचन दें में पहले, और दीपन पाचन देने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान, स्नेहपान के बाद भ्रमण, पुनः स्नेहपान के बाद विरेचन, विरेचन जरूर कराना चाहिए। विशेष रूप से शिरा प्रदेश में यदि शोथ हो तो शिरोविरेचन कराना चाहिए। आधा प्रदेश में हो तो विरेचन और ऊर्ध्व प्रदेश में हो तो वमन।
अति स्नेह के प्रयोग से सूजन हुआ हो और रोक्ष के कारण हुआ हो तो स्निग्ध क्रिया करनी चाहिए। वातिक शोथ हो तो विबंध, और वातिक शोथ हो और विबंध भी हो तो उसमें निरूह वस्ती देना चाहिए। वात पैतृक शोथ में तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए। और कफज शोथ हो तो क्षार, कटु, उष्ण, गोमूत्र और तक्र और आसव अरिष्ट का सेवन कराना चाहिए। आभ्यंतर स्नेहपान के लिए जब बमन विरेचन कराते हैं तो उसमें चित्रघृत या त्रिफला घृत का सेवन कराना है। इसके बाद शिरोविरेचन कराना है तो शिरोविरेचन में धमापन या अवपीड़न, अवपीड़न के लिए शिग्रु, वचा और विडंग, इनसे अवपीड़न या धमापन। और स्नेह नस्य के रूप में अणुतेल करें। 2 दिन अणुतेल का सेवन और तीसरे दिन शोधन शिरोविरेचन करना चाहिए। वस्ती कर्म भी इसमें अपेक्षा है। अगर इन ट्रीटमेंट से पूरा ठीक न हो बावन विरेचन आदि से तो वस्ती कर्म भी कराना चाहिए और इसमें तीक्ष्ण वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, खासतौर से जिसमें वरुणादि और तृण पंचमूल क्वाथ हो, ऐसी वस्ती का इसमें प्रयोग हमको करना है। तृणमूल क्वाथ 50 ग्राम, वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, इसका काढ़ा बनाएं लगभग 300 ml। और यदि गोमूत्र मिल जाए तो गोमूत्र डालें 50 ml, 50 ml शहद और 10 ग्राम यवक्षार डाल करके विधिवत वस्ती देवें। इसमें अनुवासन देने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अथामजम लंघन पाचन क्रमई है विशोधनीय उल्बण दोषम मादिता शिरोगतम शीर्ष विरेचनी है अधो विरेचनी है तथा ऊर्ध्वम विबद्ध विटके अनलिजय नूढ़म घृतम तो पित्तम सत्यक्तिक सिद्धम। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है शोथ रोग का। अब आइए कुछ जो अनुभूत प्रयोग है वो मैं आपको बताऊं। अगर कफज रोग है तो गोमूत्र के साथ हरितकी का सेवन करें। हरितकी चूर्ण 5 ग्राम और गोमूत्र 30 ml, इसको दिन में दोनों बार पिलाएं तो कफज रोग 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक चूर्ण है त्रिकटु चूर्ण, निशोथ, कुटकी और लौह भस्म। त्रिकटु, निशोथ, कुटकी और लौह भस्म बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाने बारीक और 1 चम्मच सुबह शाम को दोनों टाइम त्रिफला क्वाथ से देवें। त्रिफला क्वाथ, इससे तत्काल सूजन में कमी आती है। हरड़ दूसरा योग है ये। हरड़, सोंठ, देवदारू, 3 चीज़ें हैं, हरड़, सोंठ और देवदारू। इनको बराबर मात्रा में कपड़चन चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। अगर शोथ में अतिसार हो, शोथ हो और अतिसार हो तो उसमें त्रिकटु और सोचर नमक, त्रिकटु 5 ग्राम, सोचर नमक 2.5 ग्राम, दोनों मिला करके शहद के साथ इसका सेवन कराएं। एक दूसरा योग है बहुत छोटा से, सौंठ और चिरायता चूर्ण। सौंठ 100 ग्राम, चिरायता चूर्ण 100 ग्राम बारीक चूर्ण तैयार करके रख लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। अदरक और गुड़, अदरक 2.5 ग्राम, गुड़ 5 ग्राम, दिन में दोनों बार इसका सेवन करें। और इसका कल्प विधि से भी बताया गया है। 2 ग्राम गुड़, 2 ग्राम अदरक प्रथम दिन, फिर 2-2 ग्राम बढ़ाते जाएं, 20 ग्राम तक बढ़ाएं, 20 ग्राम से फिर घटाएं। तो ये अदरक और गुड़ का सेवन कल्प विधि से करने से भी फायदा होता है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम त्रिफला क्वाथ के साथ सेवन कराएं। त्रिफला क्वाथ बना लें, इसके साथ शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार आप सेवन कराएं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। रस औषधियों में पुनर्नवा मंडूर 250 मिलीग्राम, यवक्षार 250 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम। पुनर्नवा मंडूर 250, यवक्षार 250 मिलीग्राम, श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम।
ऐसी दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ चटाएं। इसके अलावा शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम और श्वेत पर्पटी 250 मिलीग्राम। शोथारी लौह, शिलज इत्यादि लौह, श्वेत पर्पटी प्रत्येक 250 मिलीग्राम, यह 1 मात्रा, ऐसी 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ चटाएं। इसमें पुनर्नवा क्वाथ और मधु, पुनर्नवा क्वाथ 30 ml, मधु 20 ml, दोनों टाइम खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इसके अलावा गोक्षरादि बटी, पुनर्नवादि बटी, आरोग्यवर्धनी, इनका भी बारी बारी से 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसमें पानी कम से कम देवें। पानी की जगह अर्क, मकोए का अर्क या पुनर्नवा अर्क, इसका सेवन कराएं। इसके अलावा फलत्रिकादि क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम, या वरुणादि क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। आसो अरिष्ट में पुनर्नवा अरिष्ट का सेवन भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा एक चिकित्सा और है, वर्धमान पिपली रसायन। ये मैंने आपको जलोदर में शायद बताया था। कर्म वृद्ध्या दशा हानि 10 पैपल्य की दिनम वर्धेत पैसा सार्धम तथैव वापिनित वा पुनः जीर्णा जीर्णे च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्वसा पिपली नाम सहस्त्र प्रयोग रसायनम। रसायन अध्याय में बताया गया है 10-10 पिपलियों का प्रयोग, 6-6 और 3-3, और टोटल अप डाउन करते हुए 1000 पिपली का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर आपको 1 पिपली से प्रारंभ करना है। गोमूत्र में 1 पिपली रात्रि को भिंगे दें, प्रातः उसको चबा के खाएं और ऊपर से दूध पिएं। क्रमशः दूध भी आप बढ़ाएं। प्रथम दिन 1, द्वितीय दिन 2, तृतीय दिन 3, 10 पिपली तक बढ़ाएं और 10 पिपली के बाद पुनः घटाएं। ऐसे 2-3 कोर्स करेंगे तो शोथ रोग, जो स्वतंत्र रोग है, जो आयुर्वेद में वर्णन है, उसका पूर्ण रूप से चिकित्सा हो जाएगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना है कि शोथ जो है हृदय के कारण भी होता है, लीवर के कारण भी हो सकता है और वृक्क के कारण भी हो सकता है। अगर पादशोफ हो तो समझना चाहिए कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्डियक डिसऑर्डर है। वृक्क की व्याधियां हो तो पफीनेस आ जाती है, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है। लीवर से संबंधित हो तो उदर में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये बात, इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है कि सूजन किस वजह से है, शोथ किस वजह से है, उसका भी ध्यान में रख के आपको ट्रीटमेंट करना है। तो आज शोथ रोग पर कुछ अपने मैंने विचार रखे। कल शाम को 5 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। कल जो मैं बार बार जो बोलते रहता हूँ, शिरोधारा, शिरोतर्पण, पिचुधारण, कटिवस्ती, पत्रपिंड श्वेत, षष्टिकशाली श्वेत, तिलमांसपिंड श्वेत, कर्णपूरण, ये सब के बारे में हम कल पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में 5 बजे प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।